परेशान हो, उदास हो, तुम क्यों जिंदगी से निराश हो। ये वक्त है बदल जाएगा, तेरा किया संघर्ष भी रंग लाएगा। बस तुम जिंदगी से कभी रूठना नहीं, वक्त कैसा भी हो तुम टूटना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। मैं सभी मित्रगणों से आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों और किस प्रकार से? तो देखिए, हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं और उस मुगल साम्राज्य में हमने औरंगजेब तक का सफर तय किया। जैसे कि मैंने बताया था कि औरंगजेब तक ही मुगल साम्राज्य मजबूत और प्रचंडता पर रहेगा, लेकिन अब वो मुगल साम्राज्य पतन की ओर पहुंच चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो, टॉपिक का नाम है उत्तर मुगल काल, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन। किस प्रकार से मुगलों का पतन हो रहा है हम वो लगातार देखते हुए चलेंगे। आइए, इसमें कौन कौन शासक रहे और किस प्रकार से रहे, उन सभी की कहानी को हम पढ़ेंगे। तो मैं सभी मित्रगणों से एक अनुरोध करूंगा, क्लास शुरू करने से पहले जितने भी नए जुड़े हैं उनका स्वागत है, और जितने भी पुराने जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, बार बार करता रहता हूं। और मैं आप लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप क्लास को लगातार शेयर कर दिया करें, लगातार शेयर करते करते और लगातार सब्सक्राइब भी करवाते चले। आप सभी के आशीर्वाद से हमारे 400 के लगभग सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये 400 से 1400 में बदलेंगे और 1400 से 2400 और 2400 से एक दिन 24,000 तक आप पहुंचाओगे। क्योंकि इस क्रांति को, इस लहर को हम उस प्रकार से लेकर के चलना चाहते हैं कि एक समय ऐसा है कि देश का हर बच्चा पढ़े और शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार है और ये वास्तविकता है। जैसा कि मैं आपसे बताता हूं कि भैया, अपना ये जो कोर्स है ये फ्री है, ये आज ही के लिए फ्री नहीं है, या ये नहीं है कि भाई हमारा चैनल ग्रो कर गया तब फ्री होना बंद हो जाएगा। ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा, चाहे मेरे प्यारे मित्रगणों किसी भी प्रकार से कितना भी चैनल को आप ग्रो करो, मैं लाइफ टाइम इस कोर्स को फ्री रखूंगा। क्यों रखूंगा? इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने ये शुरू ही इसलिए किया था ताकि मैं उन बच्चों की मदद कर सकूं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने ये उनके लिए ये शुरू किया था, ना कि व्यापार के लिए। मैं बिजनेस को बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि गुरु वो होता है जो विद्या का दान दे, ना कि विद्या का व्यापार करे। अगर मेरे पास ये कला है तो मैं आप लोगों का इससे कुछ भला कर सकूं, आप लोगों को इस विद्या का दान दे सकूं, इसलिए मैं ये चैनल लेकर के आया था। अदरवाइज भैया, बहुत सारे सोर्सेज थे, इनकम सोर्स बहुत होते हैं इंसान के पास कमाने के लिए, बस कमाने का हुनर होना चाहिए। हम इस पर्पज से इस मैदान में नहीं उतरे हैं और ना ही मैं कभी सोच सकता। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आज के लिए ही नहीं, लाइफ टाइम तक ये YouTube की क्लासेस आपके लिए हमेशा फ्री रहेंगी। मैं उन बच्चों का खासकर स्वागत करता हूं जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक कमजोरी कारण नहीं पढ़ पाते हैं। उस आर्थिक कमजोरी के कारण अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस समस्या से अब मुक्ति मिल चुकी है तुम्हें। अब आइए मेरे पास, आपको किस टॉपिक पर क्या चर्चा करनी है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, बस आप पढ़ने का दृढ़ संकल्प लेकर के मेरे पास आइए और सिलेक्शन तक आप उस दृढ़ संकल्प को बनाए रखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर सिलेक्शन लेकर के जाओगे। चलिए हम बात करते हैं मुगलों की, और इनका पतन हो रहा है और इनके पतन की ओर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हर क्लास में हम अपनी चीजें डिस्कस करते हुए चलते हैं, तो हर क्लास के हिसाब से उसी प्रकार हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और इसी मिशन इंद्रप्रस्थ की कड़ी के अंदर ये हमारी पूरी 20वीं क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? पूरी 20वीं क्लास। यानी कि एक वेब सीरीज 10 एपिसोड की हमने सीजन 1 कंप्लीट किया, अब सीजन 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं और सीजन 2 में हम मुगलों का पतन पढ़ रहे हैं। सीजन 1 में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मुगलों के पतन की ओर। तो क्या है मुगलों का पतन?
तो भैया उससे पहले मैंने आपको बता दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और करवाया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ये अपना चैनल है वासुदेव IAS कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें और साथ ही बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आइए मुगलों के पतन की कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मैं आपको मुगलों के पतन की कहानी बताऊंगा और किस प्रकार से मुगलों का पतन हुआ उसकी कहानी को हमें जानना है। तो मुगलों के पतन की कहानी जानने से पहले मैं मुगल वंश की एक डिटेल आपको दे देता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो हम मुगल वंश पढ़ रहे थे और मुगल 1526 से 1857 तक राज करके जाएंगे। इसमें मैंने मुगलों को दो चरणों में बांट दिया। पूर्ववर्ती मुगल यानी कि अर्लियर मुगल एम्पायर, अर्लियर मुगल एम्पायर मतलब पूर्ववर्ती मुगल, उत्तर मुगल काल यानी कि लेट मुगल काल, यानी कि एक चरण वो जिसमें पहले मुगल शासक, एक चरण वो जिसमें बाद के मुगल शासक। पहले चरण में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। बाबर क्या था, क्या कहानी थी वो मैंने बताई आपको। हुमायूं बाबर के बाद बना, भागता दौड़ता फिरता रहा और एक दिन भागते दौड़ते फिरते ही वो मर गया। ठीक, अकबर बना, अकबर एक बहुत दृढ़ शासक बना, महान बना। ठीक, जहांगीर बहुत ही न्यायप्रिय बादशाह माना गया। अनारकली के प्रेम में नूरजहां के प्रेम तक का सफर हुआ, किस प्रकार से सारी कहानी हमने पढ़ी। शाहजहां इतना बड़ा प्रेमी, अपनी प्रेमिका की याद में ताजमहल बनवा गया, इतना अत्यधिक प्रेम करता था अपनी पत्नी से कि भैया उस प्रेम में इसकी पत्नी ने 14 बच्चों को जन्म दिया था। मैं कोई ताना नहीं कस रहा हूं, वास्तविकता है, उसको ना मैं बदल सकता हूं ना तुम बदल सकते हो, इतिहास तो इतिहास है। फिर आया इसी वंश का सबसे क्रूर शासक और जिसे औरंगजेब का नाम दिया गया, जिसे हमने औरंगजेब एक धर्मांध शासक के रूप में देखा। ये धर्म पर सत्ता स्थानांतरित करने वाला बंदा था, ये धर्म पर सत्ता स्थापित करता था। बहुत सारी चीजें इसकी अच्छी भी थी तो बहुत सारी चीजें बुरी भी थी। एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज के अलग अलग होते हैं। तो ये पूर्ववर्ती मुगल काल में हमने देखा। उत्तर मुगल काल जो 1707 से 1857 तक रहेगा, जो 1707 से 1857 तक क्या रहेगा उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल में इसके राजाओं की कहानी हम देखेंगे, कौन कौन राजा रहे। तो देखिए जब औरंगजेब बंदा था, जो औरंगजेब था बंदा, उस औरंगजेब के 5 बेटे थे। कितने बेटे थे? 5। पहले का नाम था शाह आजम, दूसरे का नाम था बहादुर शाह, तीसरे का नाम मोहम्मद सुल्तान, चौथे का नाम मोहम्मद अकबर और पांचवे का नाम था काम बख्श। काम बख्श 5 बेटे थे। किसके 5 बेटे थे? बाबर के, जिसमें से बहादुर शाह शासक बनेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अकबर और सुल्तान की तो मृत्यु हो जाती है, 2 शासकों की तो मृत्यु हो जाती है क्योंकि दोनों पिता के खिलाफ विद्रोह करेंगे और पिता के खिलाफ विद्रोह करने की मुहिम इनकी पहली नहीं थी, जहांगीर से ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और लगातार चलती रहेगी। इनके बेटे भी विद्रोह करेंगे। ठीक, दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, 3 बच गए थे। तीनों में से ये बंदा बहादुर शाह ये अपने भाइयों के खिलाफ लड़ेगा और राजा बन जाएगा, यानी कि उत्तराधिकारी के लिए इनमें भी लड़ाई हुई। जैसे पिताजी थे वैसे तो बच्चे होंगे ही होंगे, और जैसे बच्चे हुए भाई गुण तो पिताजी कहेंगे, जीन्स ट्रांसप्लांट तो होते हैं पिताजी से, बायोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, आपके बायोलॉजी की चीजें बोलती हैं कि भाई पिता से ही पुत्र में गुण आते हैं। तो उसमें बहादुर शाह की बात आई। बहादुर शाह की क्या बात आई? बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जीवित जो थे वो, जिनमें उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। तीनों आपस में लड़े। औरंगजेब ने अपने तीनों बेटों को वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय लिया कि मैं बेटों में बराबर जमीन जायदाद बांट दूंगा। ठीक, लेकिन जैसा कि मुगलों में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध की जो प्रथा चली आ रही थी, वैसा ही औरंगजेब के तीनों पुत्रों में भी हुआ। औरंगजेब के तीनों पुत्रों में एक पुत्र मुअज्जम अपने बाकी 2 भाइयों को पराजित करके राजा बन जाता है और वह बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है। ये जो बहादुर शाह है ये अपने 2 भाई कामबख्श और आजम को हरा देता है। इसका नाम मुअज्जम होता है और उसका नाम आजम। आजम और कामबख्श दोनों को हरा देता है और बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। जब ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है तो ये 2 युद्ध लड़ता है। ये 2 युद्ध कौन से लड़ता है? अपने भाइयों के साथ लड़ता है। पहला युद्ध आगरा के पास एक जगह है जजाऊ,
वहां लड़ता है, इसमें मुअज्जम जीत गया और आजम हार गया। दूसरा युद्ध दक्षिण भारत में एक जगह है बीजापुर, और उसमें भी मुअज्जम जीत गया और कामबख्श हार गया। ये दोनों को हरा करके ये अधिकार कर लेता है। उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद मुअज्जम 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। जब ये राजा बना तो 65 साल का था, 65 ईयर्स ओल्ड बहादुर शाह, 65 वर्ष का था ये राजा बना तब। और सोच सकते हो आप, सबसे बूढ़ा राजा रहा है ये, इसीलिए इसको सबसे बूढ़ा राजा कहा जाता है। और बूढ़ा हो गया था तो इसका मन सत्ता में नहीं लगेगा। जब बूढ़े का मन सत्ता में नहीं लगेगा तो इसको कोई खबर नहीं रहेगी, खबर नहीं रहेगी तो इसको लोग साहे बेखबर के नाम से जानेंगे। तो देखिए, बहादुर शाह ने अपने पिता औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों जैसी हिंदुओं के साथ कट्टरता, भारतीय शासकों के साथ कड़ा व्यवहार, धार्मिक नीतियां, राजपूत नीतियां, इन सभी को बदलते हुए सहिष्णु नीतियां अपनाई। जैसे भारतीय शासकों के साथ, जैसे मराठा, सिख, राजपूत एक मिली जुली नीति अपनाई। जैसे इसके पिताजी किसी से मिलजुल के नहीं चलते थे, इसने उन नीतियों को बदल दिया, और नीतियां बदलने के बाद खुद सभी के साथ मिलजुल के चलने लगा। बहादुर शाह ने मराठा और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इसने मराठा और राजपूतों के साथ मित्रता कर ली। संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। जब उस मित्रता का प्रभाव यह देखा गया कि जब इसने संभाजी के बेटे साहू को वहां से आजाद कर दिया। इतिहासकार खफी खां के अनुसार बादशाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहने लगे। यानी कि ये राजकीय कार्यों में लापरवाह था, ये इसको कोई अता पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसीलिए इसको लोग क्या बोलने लगे, साहे बेखबर। ठीक, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका बेटा जहांदार शाह अगला शासक बनता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा जहांदार शाह अगला शासक बनता है। खबर तो थी नहीं, फिर बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर इसका बेटा शासक बनेगा। इसके बेटे ने क्या क्या किया। अब बहादुर शाह के 4 बेटे थे, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, और उन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उनमें भी चारों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और उनमें जीता कौन, जहांदार शाह। उस समय एक शक्तिशाली सामंत था जिसका नाम जुल्फिकार था। एक शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार जहांदार शाह का साथ देगा। उसने जहांदार शाह का साथ दिया, जिसके कारण बाकी 3 भाइयों को हराते हुए कमजोर पुत्र ही शासक बन जाता है। इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार शाह इतना कमजोर था कि युद्ध करने में सक्षम नहीं था, जुल्फिकार ने इसका साथ दिया था, और जुल्फिकार ने जब इसका साथ दिया तो ये जीत गए, कमजोर शासक बन गया। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, ये बात याद रखना। शासक बनते ही जहांदार शाह ने जुल्फिकार को वजीर का पद प्रदान कर दिया। जुल्फिकार को बोला तूने मेरे को युद्ध जितवाया है, तू वजीर बन जा। वजीर यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया इसको एक प्रकार से। और वजीर बनने के बाद वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां ही चलाने लग जाता है। जो रियलिटी में राज कर रहा होता है वो जुल्फिकार ही होता है, बस उसको तो चेहरा दिखाया गया था कि ये जहांदार शाह है। ठीक, इस दौरान जहांदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या के साथ संबंध के कारण चर्चा में रहता है, जिसके कारण वह राजपाट में ज्यादा रुचि नहीं रखता और वास्तविक सत्ता जुल्फिकार ही चलाता है। फिर अय्यासी तो इनमें छाई जाती है, और ये एक लाल कुंवर नाम की वेश्या के प्रेम में आ जाता है, और लाल कुंवर से ये इतना प्रेम करने लगता है कि प्रेम तक तो ठीक था, वो उसके परिवार वालों को भी महल में जगह देने लगता है, और उसके परिवार वालों को बड़े बड़े पद देने लगता है। यानी कि अब इसके शासन का विनाश निश्चित हो चुका था। मुगलों के पतन के कारण यही रहे कि वो नशे और अय्यासी में डूबते चले गए। अगर वे नशे और अय्यासी में नहीं डूबते तो शायद मैं कह सकता हूं कि मुगलों का पतन होता, नहीं होता अगर ये चीजें नहीं करते तो। लेकिन भाई समय और स्थिति इन्होंने देखी नहीं और चल दिए इसको लड़ाते हुए आगे। ठीक, अब
दो भाई होते हैं सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, फर्रुख सियर के साथ मिल जाते हैं और फर्रुख सियर के साथ मिलके जहांदार शाह की हत्या कर देते हैं और अगला शासक फर्रुख सियर बना। जैसे ही जहांदार शाह की हत्या करते हैं तो वो फर्रुख सियर को शासक बना देते हैं। ये सैयद बंधु और हुसैन अली खां और अब्दुल्ला जो है ना, ये दोनों ही सैयद बंधु हैं और इनको किंग मेकर भी कहा जाएगा। देखते हैं कैसे कहा जाएगा। अब जहांदार शाह की हत्या करवा दी, जैसे ही हत्या हुई जहांदार शाह की, फर्रुख सियर राजा बना और फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक राजा रहा। इसके शासक बनने में सबसे बड़ा सहयोग सैयद बंधुओं का होता है, जो अवध क्षेत्र के दो मुसलमान भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे, जिनके पास वजीर समान शक्ति थी, अर्थात सैन्य शक्ति थी, जिसके सहयोग के कारण फर्रुख सियर सत्ता प्राप्त करता है। इसे घृणित कायर बादशाह कहा गया। डरपोक था फर्रुख सियर, कैसे था वो भी सिद्ध करूंगा। फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया। इसने भी इन दोनों भाइयों को पद प्रदान किया। जैसे ही इनको पद प्रदान करता है तो कुछ चीजें बदलने लगती हैं, और वो कुछ चीजें क्या बदलती हैं तो देखिए। फर्रुख सियर के शासनकाल में सिखों के नेता बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 में वध कर दिया जाता है। सिखों का एक लीडर होता है बंदा बहादुर, जिसने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर हथियार उठाए थे। उस बंदा बहादुर का ये वध करवा देता है। उसके बाद फर्रुख सियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था, जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन हैमिल्टन ने किया था। इसको कोई बीमारी हो जाती है, हो गया होगा कुछ, और उस टाइम पे अंग्रेज तो भारत आए गए थे। उन अंग्रेजों ने कहा कि सही तो हम कर देंगे, लेकिन हमें एक चीज का वचन देना होगा, और वो वचन ये है कि आप हमसे शुल्क नहीं लोगे व्यापार करने का। तो इसने कहा कि ठीक है, मुझे सही कर दो। अब इसने वचन दे तो दिया, अब सही भी हो गया। सही होने के बाद इसने मना कर दिया। अंग्रेज बोले या तो लड़ाई कर या फिर निशुल्क सेवा दे। अब ये बोला मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मैं डरपोक। इसीलिए इसको घृणित कायर बादशाह कहा गया, और ये लड़ाई नहीं कर पाया और उनको निशुल्क सेवा दे दी। और ये निशुल्क सेवा अंग्रेजों के लिए एक गोल्डन ऑर्डिनेंस, स्वर्णिम फरमान जारी हुआ, और उस स्वर्णिम फरमान के कारण अंग्रेज हम पर राज कर पाए। अगर ये निशुल्क व्यापार की अनुमति नहीं देता तो शायद हम उनसे टैक्स लेते लेते उन्हीं को खदेड़ने का दम रखते। लेकिन जब निशुल्क हुआ तो उन्होंने अपनी चीजें बढ़ाई, और चीजें बढ़ाई तो फौज बढ़ी तो भाई सीधी सी बात है, राज तो होना ही था। ठीक है। फर्रुख सियर ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी रियायतें प्रदान करी, और बहुत सारी रियायतों में एक निशुल्क व्यापार की रियायत थी। 1717 में अंग्रेजों को फर्रुख सियर ने शाही फरमान दिया, और इसे अंग्रेजी कंपनी ने मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने एक शाही फरमान जारी कर दिया कि निशुल्क व्यापार कर सकते, उसे इंग्लिश कंपनी में मैग्ना कार्टा कहा गया था। शाही फरमान के तहत इसने अंग्रेजों को साल के 3000 प्रति वर्ष की कीमत के बदले बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये बोला भाई 3000 रुपए दे दे, मुझे बहुत है साल के। मतलब यार ये तो कति भीख मांगने वाली बात हो गई, बिल्कुल भीख मांगने वाली बात हो गई। ये इतने बड़े राजा थे, ये कुछ तो सीख लेते अपने बाप दादाओं से। उसके बाद फर्रुख सियर जब सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है, तब बाद में उसे लगता है कि सैयद बंधु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए वह इन सैयद बंधुओं को हटाना चाहता था। परंतु सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर की हत्या करवा दी, और वे नए शासक का चयन करते हैं हैरफी उद दरजात 1719 में। इन्होंने एक नया शासक चुना, हैरफी उद दरजात। फर्रुख सियर की हत्या करवाने के बाद सैयद बंधु रफी उद दरजात को शासक बनाते हैं, और सैयद बंधु ने रफी उद दरजात को फरवरी 1719 में बादशाह घोषित किया। ये दोनों भाइयों को हटाना चाहता था फर्रुख सियर, दोनों भाइयों ने उसे ही मरवा दिया। उसे मरवाने के बाद रफी उद दरजात को शासक बना देते हैं, और फरवरी 1719 में शासक घोषित कर देते हैं। लेकिन रफी उद दरजात किसी बीमारी के कारण मर जाता है। जून 1719 तक उसकी
फेफड़े की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। फिर उसी का भाई रफीउद्दौला, उसे शासक बनाते हैं। इसके बाद सैयद बंधु रफीउद्दौला को बादशाह बनाते हैं और इसकी भी मृत्यु सितंबर 2019 में हो जाती है। दोनों भाई मर चुके थे, रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला, दोनों सैयद बंधु ने बादशाह बनाए फर्रुखसियर के बाद। 1719 में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका तो कोई इतिहास रहा ही नहीं। इनका इतिहास नहीं रहा तो फिर एक और मुगल बादशाह आएगा जो लंबे समय तक राज करके जाएगा, लगभग 28-30 साल राज करके जाएगा। पर भाई ये भी क्या ही बताऊं इसकी भी कहानी। अब सुनते हैं, देखते हैं क्या इसकी कहानी। ये मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक राज करके जाएगा। सैयद बंधु मोहम्मद शाह को शासक बनाते हैं, परंतु मोहम्मद शाह को यह आभास था कि जैसा सैयद बंधुओं ने मुझसे पहले के शासकों के साथ किया, यह वे मेरे साथ भी कर सकते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह ने धोखे से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ये तो बहुत तेज निकला भाई। इसको पता था कि ये मुझे मरवा सकते हैं जैसे मेरे पहले वाले शासकों को मरवाया, तो इसने क्या किया, सैयद बंधुओं को ही निपटा दिया। कमाल की बात है। मोहम्मद शाह की सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। इसके शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली। ये बड़ा रंगीन बादशाह था। क्यों? एक तो सार्वजनिक मामलों में उदासीनता रखता था, दूसरा ये खूबसूरत महिलाओं के प्रति आकर्षित होता था, चंचल मन का था, ये चंचल मन का, और ये रंगीन मिजाज का आदमी था। बड़ा आनंद लेता था, डांस देखता था, पूरा आनंद के साथ जीवन जी रहा था ये, ठीक है। और ये अक्सर दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाया करता था। जब ये महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाया करता था तो इसे रंगीला बादशाह कहा जाने लगा। इतना प्रेम था युवतियों से, क्या बात है, अपने आनंद में जी रहा था भाई। जिंदगी तो यही जी रहा था मुगलों में, और कोई जी नहीं पाया। तो इससे कुछ शासकों ने अलगाव कर लिया और उन शासकों ने अलग अपनी रियासतें स्वतंत्र घोषित कर ली। कौन कौन से थे? तो देखिए, अवध का शासक था सादत खां, इसने अवध अलग कर लिया मुगलों से। हैदराबाद निजाम उल्क मुल्क ने अलग कर लिया, या मैं इसे चिनकिलिच खां भी कह सकता हूं। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने अलग कर लिया। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने अलग कर लिया। कर्नाटक को सादुतुल्ला ने अलग कर लिया। भरतपुर को चूरा मन एवं बदन सिंह ने अलग कर लिया। ये वो रियासतें थी जो मुगलों से अलग होकर के स्वतंत्र हो चुकी थी, अब ये स्वतंत्र बन चुकी थी, ठीक। अब मोहम्मद शाह, ध्यान से देखना, मोहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा से चलकर वह फारस का शासक बना। 1736 में फारस का शासक बनने के बाद 1739 में वो भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह को उसके आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। भाई ये जो नादिर शाह था, ये 1736 में राजा बनता है फारस का। पहले ये गाय भैंस चराने वाला था। जब राजा बन जाता है तो ये भारत पर 1739 में अटैक करता है। उस समय भारत में मोहम्मद शाह रंगीला शासक होता है, और ये मोहम्मद शाह रंगीला की ओर जब अटैक करता है तो ये इधर भारी नरसंहार कर देता है, खून खराबा कर देता है। तो रंगीला बोलता है कि भाई तुझे जो चाहिए ले जा, ये खून खराबा मत कर, क्योंकि वो खून खराबे से डरता था। अब भैया सीधी सी बात है, वो रंगीन मिजाज का आदमी, उसे कहां तलवार संभलेगी। इसीलिए तो उसने क्या कहा, मोहम्मद शाह उस समय एक कमजोर शासक के रूप में सामने आता है, और नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली पहुंच जाता है। वो अटैक करते करते दिल्ली पहुंच गया, लगभग 57 दिन तक दिल्ली में रुकता है। 57 डेज दिल्ली रहा। इसी दिल्ली में बहुत सारा कत्लेआम मचाता है, लोगों को मार देता है।
बहुत सारा धन लूटता है, बहुत सारी संपत्ति लूट लेता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़, उस समय 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, तथा कोहिनूर हीरा लूटकर फारस ले जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां तथा अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। यह शाहजहां का बनाया हुआ मुगल साम्राज्य का मयूर सिंहासन उखाड़ ले गया लाल किले से, 70 करोड़ रुपए लूट ले गया, बहुत सारी संपत्ति लूट ले गया, फारस चला गया, कोहिनूर हीरा ले गया। कितनी बड़ी बात है। और ये शासक देखता रहा। क्यों? क्योंकि युद्ध तो कभी किया नहीं इसने, युद्ध करने की नीति इसको आई नहीं कभी। फिर उसके बाद पर मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शासक बनता है अहमद शाह। ये 1748 से 1754 तक रहता है, 1754 तक। ठीक, 1748 में शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह मुगल शासक बना। अहमद शाह एक अयोग्य एवं भ्रष्ट शासक था, ये खुद ही करप्ट था, भ्रष्ट था। ठीक, ईरान वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली बनता है। नाम सुनकर के कुछ याद आया होगा, अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने आएगा, नादिर शाह के बाद ईरान का शासक बना था। अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह के कार्यों से प्रेरित होता है और वह भारत पर 7 बार आक्रमण करता है और वह अपना पहला आक्रमण 1748 में मुगल शासक अहमद शाह के समय करता है। यानी कि अहमद शाह युद्ध हुआ। इसकी लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, कि खाते पीते मौज लो, वो अहमद शाह ही रहता है। ठीक है, अर्थात जो खा लिया पी लिया और तन को लग गया वो ही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। यानी कि वो कह रहे थे खाओ पियो मौज करो, बाकी बचा कुचा तो अहमद शाह ले जाएगा, खा पी के पचा जाओ। ये पक्की बात थी भाई, क्योंकि हमारे वाले ये शासक तो बचा ही नहीं पा रहे थे कुछ। फिर इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। एक आलमगीर औरंगजेब था और एक आलमगीर अब आएगा। ठीक, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक। इसके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई। उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार जाता है। अब सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गया तो सीधी सी बात है, सिराजुद्दौला का अब कोई वर्चस्व नहीं रहा और प्लासी के युद्ध के बाद हम 80% गुलाम हो चुके थे। याद रखो, प्लासी के बाद ही हम कितने गुलाम हो गए? 80%। और ये लड़ाई क्यों हुई? तो एक छोटा सा कारण बता देता हूं। बंगाल का सबसे बड़ा बाजार होता था कासिम बाजार, उस कासिम बाजार को सिराजुद्दौला लूट लेता है और लूटने के बाद 146 अंग्रेज अधिकारियों को काल कोठड़ी में बंद कर देता है 20 जून 1756 को। जो वो घटना हुई वो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहलाई। ठीक, उस ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण ये घटना होती है और उसके बाद वहां से एक होलवेल नामक अंग्रेज अधिकारी बचता है, जो अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को सूचना देता है और उस सूचना के बाद वो लड़ाई होती है प्लासी की। और उसके बाद हम 80% गुलाम हो चुके थे, क्योंकि भारत के लोग ताली बजा रहे थे ना अपने शासक के हारने पर। सिराजुद्दौला बहुत अच्छा शासक था, बता देता हूं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। ठीक, इसके टाइम पे 1761 में 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, थर्ड बैटल। ठीक, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच।
उसमें मराठों की पराजय होती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, सदाशिवराव मारा जाता है। उस समय मुगल बादशाह ये था शाह आलम द्वितीय। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है तब शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में होता है और वह वहीं स्वयं को राजा घोषित कर देता है। इसने देखा कि भाई उसकी मृत्यु हो गई, मैं राजा बन जाता हूं। परंतु उसी समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय भी अपने आप को राजा घोषित कर देता है। इसी के वंश का एक और था शाहजहां तृतीय, कामबख्श का बेटा, वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और शाह आलम द्वितीय जीत जाता है। शाहजहां से ये जीत जाता है और राजा बनता है। इसके समय दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पहला 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध ईरान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई। इसके ऊपर मूवी बनी है, आशुतोष गावरेकर ने बनाई है, जिसका नाम है पानीपत। देखना कभी समय मिले तो, पानीपत मूवी बहुत अच्छी है। इतिहास की जानकारी लेते रहा करो। दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल शासक आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों ने मिलकर लड़ा, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। ये तीनों थे, कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, तीनों हार जाते हैं मिलके। बक्सर युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। शाह आलम द्वितीय को बाद में अंधा बना दिया जाता है और वह एक अंधे शासक के रूप में लंबे समय तक कार्य करता है। शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के साथ मिलकर इलाहाबाद की संधि करता है और फिर इसको अंधा बना देते हैं और यह अंधा शासक बन के शासन करता है। इस क्रम में 1803 में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी लेक के प्रयासों से यह घोषित हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेजों के संरक्षण में है। एक अंग्रेज अधिकारी लेक था, उसने घोषणा कर दी कि शाह आलम द्वितीय अब हमारे संरक्षण में काम करेगा, ठीक, और उनके संरक्षण में काम करने के लिए बाध्य हो गया। उसके बाद अकबर द्वितीय, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में 1806 में मुगल बादशाह बना। अब भारत में मुगलों की स्थिति काफी खराब हो गई थी और अंग्रेज उनके साथ काफी अनैतिक व्यवहार कर रहे थे। तब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। इस क्रम में अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे देता है। भाई एक राजा था, ये लड़ नहीं पा रहा था, बोल रहा है ब्रिटेन की महारानी से हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तुम्हारे हाथों में तलवार नहीं है क्या, उठाओ और काट दो। पर नहीं, इसलिए तब इनको महिलाओं से फुर्सत मिले तो ये देश क्या बचाएंगे, जब खुद ही अय्याशी में डूब चुके थे। इनको रंग रोगन से फुर्सत नहीं थी, आस्की से फुर्सत नहीं थी, अलग अलग कहानियां रच रहे थे। ये तलवार उठाने का की हिम्मत बची नहीं थी, क्योंकि सारा समय तो वहीं बिता दिया। अब तलवार कहां से उठेगी, शारीरिक रूप से तो कमजोर होने ही थे ये, है ना, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए। फिर राजा राम मोहन राय से बोलता है कि तुम रानी के पास जाओ और कहो हमारी स्थिति ठीक नहीं है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। राजा राम मोहन राय तो लड़ेगा ही उनके खिलाफ, क्योंकि वो तो समाज सेवी था, उसने तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। फिर बहादुर शाह द्वितीय शासक बनता है, 1837 से 1857 तक राज करता है, ठीक। अब इसके टाइम पे क्या होता है, इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी राज्य सीमा बहुत छोटी हो गई थी और उन्हें लाल किले से भी बाहर निकाला जा रहा था। ये इतने दयनीय स्थिति में जीने लगे थे कि अंग्रेज इनको धक्के मार रहे थे लाल किले से भी। सोच के देखिए, जिनकी जागीरें पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुकी थी, जिनकी बाहें पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी, उनकी बाहें चंद किलोमीटर में सिमट करके रह गई और उन चंद किलोमीटर की बाहों के साथ उनको
बाहर 7 समुंदर पार से आए अंग्रेज खदेड़ रहे थे। कितनी सोचने वाली बात है। लेकिन ये बंदा फिर भी लड़ेगा 1857 की क्रांति बहुत अच्छे तरीके से। ठीक। और इसके बाद जब ये लाल किले से बाहर निकाला जा रहा था तो इस टाइम पे क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। ठीक। इसी क्रम में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 1857 की क्रांति मेरठ छावनी से शुरू हुई थी, उसकी कहानी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारी डिटेल दूंगा आपको। पर इस क्रांति की जब शुरुआत होती है तो क्रांतिकारियों के कहने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अब बूढ़े भी हो चुके थे, वे क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बहुत सारे क्रांतिकारियों ने कहा कि अब तो लड़ ले, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, बेचारा बूढ़ा हो गया था फिर भी लड़ा। इसने अपने पूर्वजों की तरह ये नहीं किया कि हथियार डाल दिए, लेकिन लड़ा भाई, ये बंदा लड़ा, मैं अप्रिशिएट करता हूं इसे। परंतु अंग्रेजों के सामने जब क्रांति नहीं टिक पाती तो बहादुर शाह जफर पराजित हो जाते हैं। वो क्रांति टिक ही नहीं पाई अंग्रेजों के सामने और ये पराजित हो जाता है। बहादुर शाह जफर जब पराजित होने के बाद उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है, इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें रंगून यानी कि म्यांमार की जेल में भेज दिया जाता है। यह म्यांमार की जेल में भेज दिया जाता है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1862 में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वहीं जेल में म्यांमार बर्मा जेल में ये एक्सपायर हो जाता है। तो ये क्या लिखता है जेल के अंदर, अब ये जेल में कुछ चीजें लिखता है। बहादुर शाह सेकंड जफर नाम से शेरो शायरी करता था, ये शायरियां सुनाया करता था। दिल्ली में अंग्रेजों द्वारा जब इसे कैद किया गया तो उस समय इसने लिखा, क्या लिखा, न तो मैं किसी की आंख का नूर हूं, न तो मैं किसी की आंख का नूर हूं, न तो किसी के दिल का करार हूं मैं, किसी के काम आना सका वो बुझता हुआ चिराग हूं मैं। ना तो किसी के आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं मैं, किसी के काम ना आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूं मैं। और इन्हीं शब्दों के साथ ये अपनी वाणी को विराम देता है और इन्हीं शब्दों के साथ ये विराम देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब अंत में कुछ मुगलों को देखते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह 1707 से 1712 नाम याद रखने हैं। जहादार शाह 1712 से 13 1 साल रहा, वो 5 साल रहा। फर्रुख शियर 6 साल रहा, 13 से 19। रफीउद्दौला और रफीउद्दरजात दोनों भाई 19 में ही मारे जाते हैं, मर जाते हैं बीमारी के कारण। मोहम्मद शाह 19 से 48, लगभग 29-30 साल राज करके गया। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 54 से 58, शाह आलम द्वितीय 59 से 6 और अकबर 1806 से 37 और बहादुर शाह 37 से 57, 20 साल राज करके गया। ठीक, ये थी मुगलों के पतन की कहानी। ये मुगलों का एक सिरा समाप्त हुआ और इसी के साथ हम मुगल शासन का भी पतन करते हैं और मुगल वंश का पतन हो चुका है, यानी कि सीजन 2 भी समाप्त हो चुका है। सीजन 2 भी समाप्त हो चुका है। अब कुछ फैक्ट्स बचते हैं। एक तो मुगल साम्राज्य के पहले एक विजयनगर साम्राज्य आता है, उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा मराठाओं की कहानी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। अंगल मराठा जो युद्ध होते हैं वो पढ़ेंगे और फिर 1857 की क्रांति पे पहुंचेंगे और फिर अंग्रेजी शासन की कहानी को हम लेके चलेंगे। यानी कि हमारा मिडेवल इंडिया लगभग समाप्त हो चुका है। मिडेवल इंडिया को लगभग हमने पूरा कर लिया है। कुछ फैक्ट्स बचते हैं, उन फैक्ट्स को अब कवर करते हुए चलेंगे। ज्यादा बड़े फैक्ट नहीं है, छोटे छोटे फैक्ट्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यहां तक कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हमें बताना कि सर ये डाउट है और वो डाउट मैं क्लियर करूंगा आपका। तो किसी भी प्रकार से संदेह हो तो बता दिया करें और भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लास पहुंच सके।
और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचेगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो हम अपनी क्रांति को और भी आगे तक लेके चलेंगे। क्योंकि क्रांति का कारण तो आप जानते ही हो कि हम क्यों यूट्यूब पर आए हैं, विद्या का दान देने आए हैं। और इसी विद्या के दान से हम अपने इस भारतवर्ष में उन बच्चों का भला करने आए हैं जो बेचारे पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के कारण उसका मनोबल टूट जाता है। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मनोबल मत तोड़ो, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। बस आप दृढ़ संकल्प बना करके पढ़ने तो आइए, और पढ़ने आओगे तो मैं आप लोगों की मदद करूंगा सही तरीके में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मुगलों के पतन के साथ, मुगल साम्राज्य के विराम के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।